नमस्कार। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और इस बीच झारखंड से एक जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिसकी चर्चा आज ना केवल सिर्फ मीडिया के गलियारों में बल्कि पूरे झारखंड में हो रही है कि क्या हेमंत सोरेन जो जेल में बंद हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिन भर आज यह जो विषय है, ये जो मुद्दा है, वो चर्चा के केंद्र में रहा है। हालांकि महागठबंधन जो अब इंडिया अलायंस का स्वरूप ले चुका है, अब तक उसके द्वारा झारखंड के 14 सीटों में से किसी भी सीट पर ना उसके उम्मीदवार का घोषणा किया गया है, ना अभी ये स्पष्ट हो पाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और माले कितने कितने सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों मुद्दों पे इस लाइव में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे हैं और सनी शरद भी हैं। सबसे पहला सवाल मनोज पांडे से है। पांडे जी, एक जो बातचीत हो रही है पूरे राज्य भर में, कई सारे लोग फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब ठोस तरीके से पार्टी के द्वारा या फिर हेमंत सोरेन के जो करीबी लोग हैं उनके द्वारा कोई ठोस जवाब तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस सवाल को खारिज भी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस सवाल को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ये तो अनुमान है और चूंकि कार्यकर्ताओं की इच्छा है, आकांक्षा है, तो हर कोई चाहता है कि हमारा बड़ा नेता हमारे सीट से लड़े। उसमें क्या होता है कि डबल एनर्जी हो जाती है कार्यकर्ताओं की, तो उनके लिए हर चीज़ आसान हो जाता है। जिस चीज़ के लिए उनके पास मशक्क़त करना पड़े, मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई दूसरा जेएमएम का नेता जाएगा और उनकी सभा करानी पड़ेगी और एक तरफ हेमंत जी के नाम पर हो, मतलब ऐसे ही स्वतः लोग, मतलब जो वो कह रहे हैं कि सहानुभूति की एक लहर दौड़ रही है, तो वो जुड़ जाएगा। तो ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूँ कि हेमंत जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हेमंत जी को राज्य चलाना है झारखंड, और वो उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। 6 महीने के अंतराल के बाद फिर से वहाँ विधानसभा का चुनाव होगा, तो क्या हेमंत जी इस्तीफा देंगे? तो इस वजह से बस ये कार्यकर्ताओं की भावना है। मेरे अनुसार से पार्टी का मैच्योर्ड जो पॉलिसी होगा, एक तो सीता सोरेन, दूसरा स्टीफन मरांडी, ऐसे लोग जो चर्चा में ऑलरेडी हैं उस जगह पर, वहाँ पे हेमंत जी उनको मौका देंगे और उनको वहाँ से फिर जिता कर लाएंगे। या हो सकता है मतलब आप भी जो बातचीत बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं दर्शकों को, वो आप अपने अनुमान के आधार पे बता रहे हैं। पार्टी के तरफ से कोई, पार्टी के जिन नेताओं से, किन्हीं भी नेताओं से जो आपकी बातचीत हुई, उसमें आपको क्या लगा? क्या पार्टी ये खारिज कर रही है या फिर इस सवाल को और बल दे रही है? नहीं, पार्टी ना खारिज कर पाने की स्थिति में है और ना ही इस सवाल को बल देने की स्थिति में है। दरअसल मैं अपने इस वजह से अनुभव से कह रहा हूँ कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर थे, जिन दिनों जेल में नहीं थे, तो वहाँ पे किसको लड़ाने की तैयारी तब से पार्टी दिमाग में अपना सर्कुलेट हो रहा था। उम्मीदवारों का नाम हर जगह से 2 या 3 नाम थे। तो उस दौरान गुरु जी का भी नाम था, सीता सोरेन जी का भी नाम था और स्टीफन मरांडी का भी नाम था। तो परिस्थितियाँ बदल गई है, तो कल्पना जी भी हो सकती हैं, हेमंत जी भी हो सकते हैं, पर ये दोनों वाइज डिसीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब 6 साल के लिए आपने सीट खाली करा दिया है गांडे, और गांडे में आप एक बेहतरीन उम्मीदवार के तौर पे मतलब अपने आप को, और वहाँ के भी लोकल जो विधायक थे, उन्होंने राज्यसभा जाने से पहले मन से ही इस बात की घोषणा की, भैया कि गांडे में है मैडम, तो उन कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया। तो हेमंत जी 6 महीना, अगर ये सीट निकल जाता है, जीत जाते हैं वो, तो फिर उनको 6 महीना में इस्तीफा देना पड़ेगा अगर राज्य की राजनीति करनी है तो। और उनके लिए ये कंपलसरी है कि राज्य की राजनीति करे वो, केंद्र की नहीं। उससे पार्टी भी मजबूत रहेगी और संगठन का भी विस्तार होगा। तो मतलब ये पांडे जी अपने अनुमान के मुताबिक बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर के जो नेता हैं उनसे जो बातचीत हो रही है, हालांकि उनको आधिकारिक तौर पे कोट नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 दिन पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जहां पे होटवार जेल में जहां बंद हैं हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में एक बातचीत हुई कि ये जो दुमका से जो कार्यकर्ताओं की जो चाह है, जो इच्छा है कि क्या हेमंत सोरेन को लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता वहाँ चाह रहे हैं। अब ये जो भाषा है, कार्यकर्ता तो कहीं कोई धरना देकर के इस बात को तो बोलेंगे नहीं कि हेमंत सोरेन को वहाँ से लड़ाया जाए। जब पार्टियां इस तरीके से ये बोलने लगे कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है और आखिरी फैसला हेमंत सोरेन लेंगे, तो इस सवाल को बल तो मिलता ही है।
पांडे जी का अपना एक अनुमान है और जाहिर सी बात है कि लंबा अनुभव रहा है इनका, तो इनका अनुमान को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो बल मिल रहा है इस चर्चा को लेकर के कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं दुमका से, सनी शरद कैसे इस पे क्या राय रखते हैं और आपकी क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि अभी झारखंड की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो हेमंत सोरेन पर केंद्रित हो गई है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से न्याय मांगा जा रहा है हेमंत सोरेन का नाम लेकर, और दूसरी तरफ विपक्ष के तरफ से हेमंत सोरेन पर ही लगातार आक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारों के लिए न्याय और तमाम जितनी चीज़ें हैं, या फिर भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इसका मतलब हेमंत सोरेन सेंटर में है, केंद्र बिंदु में है झारखंड में। वैसा व्यक्ति जो केंद्र बिंदु में है और इस वक्त जेल में है, अगर लोकसभा के चुनाव में वो मैदान में उतरते हैं और उस सीट से वो चुनाव जीत जाते हैं, तो इसका फ़ायदा विधानसभा के चुनाव में जाहिर है मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि आप समझिए कि जिस व्यक्ति को आप पूरा पर आरोप लगाते हुए पूरी राजनीति को केंद्रित कर देते हैं और उसी के नाम पर फिर चुनावी मैदान में जाते हैं, और वो व्यक्ति जेल में रहते हुए अगर चुनाव जीत जाता है, तो इसका मतलब है कि जनता का जो जनादेश है वो विधानसभा लोकसभा चुनाव में भले ही जनादेश आए, लेकिन वो विधानसभा चुनाव से पहले एक बात निकल के सामने आ जाएगी कि मिजाज क्या है आखिर लोगों का, क्या उनके जेल जाने के बाद पॉलिटिक्स बदली है या फिर नहीं बदली है। दुमका लोकसभा जो सीट है ये 1957 से में पहली बार वहाँ पर चुनाव हुआ था, और उसके बाद से ही लगातार जब 1980 में गुरुजी की एंट्री हुई और उसके बाद से लेकर अब तक करीब 7 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। बाबूलाल मरांडी को भी वहाँ पर हरा है, बाबूलाल मरांडी भी शिबू सोरेन को हराए हैं। तो लेकिन शिबू सोरेन जब भी जीते हैं बहुत भारी मार्जिन के साथ जीते हैं। जब 2014 में पूरे देश में मोदी लहर प्रचंड में था, उस वक्त शिबू सोरेन वहाँ से जीते। तो अब इसलिए दुमका सीट को चुना गया है कि ताकि संथाल परगना की राजनीति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से करती रही है, उसी संथाल परगना से जो है वो विपक्ष को जवाब दे सकती है। और आपको याद होगा संजय, जब गुरुजी पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव ये मैदान में उतर रहे थे शायद, तब जेएमएम की तरफ से यही कहा गया कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि एक बार गुरुजी फिर से चुनावी मैदान में आए और वो चुनाव लड़े, और वो चुनाव लड़े। और इस बार भी सिर्फ अभी भी कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। अब कोई एक कार्यकर्ता का बयान कहीं दिखा दीजिए जो बोले हो कि हम लोग चाहते हैं कि गुरुजी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं से जब आप बातचीत करने जाएंगे तब तो वो बोल देंगे, लेकिन तो सनी मैं आपकी बातों पे आ रहा हूँ। बात कार्यकर्ताओं की जुबान से कहलवाया जाता है, ये स्पष्ट संकेत है कि हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लगभग साफ हो गया। अभी ये मीडिया के जरिए एक हवा, एक माहौल बना के ये देखने की कोशिश हो रही है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। अभी टेस्टिंग मोड में चल रहा है अभियान। लेकिन सनी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को दुमका से लड़ा करके जेल में रहते हुए जब वो चुनाव लड़ते हैं, और चूंकि वो सेंटर में हैं, जाहिर सी बात है कि राज्य में सबसे बड़े चेहरे के तौर पे हैं, पॉलिटिकली लोकप्रिय चेहरा हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो चुनाव दुमका से हार जाएं, चूंकि ये सारी बातें संभावनाएं में हो रही है, और इस बात की चर्चा इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि पूरे प्रदेश में ये सवाल जो है तैर रहा है और इसका जवाब लोग ढूंढना चाहते हैं। हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं सनी कि हेमंत सोरेन को इसलिए लड़ाया जा रहा है कि ताकि बाद में उनको बेनिफिट्स मिले अगर वो जीतते हैं तो, लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाता है, अगर वो हार जाते हैं, चूंकि ठीक है कि गुरुजी 7 बार वहाँ से चुनाव लड़े, जीते, लेकिन वो खुद चुनाव हारे भी हैं, तो ऐसी तो रही नहीं है परिस्थितियाँ कि हमेशा से वहाँ पे सोरेन परिवार जीतता रहा है। तो इसका तो बैकफायर भी तो कर सकता है फैसला। बिल्कुल, देखिए कुछ भी हो सकता है और संभावनाओं पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस बार कई सीटों पर जो कैंडिडेट दिया, फिर से पुराने कैंडिडेट को दोहराया है, ऐसी जानकारी है कि कैंडिडेट के नाम की घोषणा के बाद फिर से सर्वे कराया गया, ये फीडबैक लिया गया कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितना निराशा है, इनको फिर से कैंडिडेट बनाने के बाद जीत सकते हैं कि हार सकते हैं। सुनील सोरेन के नाम पर वहाँ के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी नाराज़गी थी और वो चाहते थे कि इस बार कैंडिडेट जो है वो बदले, तो कैंडिडेट बदला नहीं। तो ये एक थोड़ा सा द्वंद्व का मामला है कि अगर दूसरा कोई कैंडिडेट रहता तब फिर ऐसा सोचा जा सकता था। अब चूंकि हेमंत सोरेन को लेकर जो
सेंटिमेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से उपवास लगातार जब से वो जेल गए हैं, रांची में उपवास कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन, न्याय मात्र, पैदल मार्च, जो भी हो, ये बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से ज़बरदस्ती बिना कोई प्रूफ का, प्रमाण का जो है उन्हें जेल भेजा गया। ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसका झंडा और इसकी आवाज़ बनकर कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। अब अगर हार जाते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सेटबैक लगेगा और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं की ऐसी मांग है। ये बात कह के अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो है ये टटोलना चाह रहे हैं कि आखिर क्या है, लेकिन लड़ाने के पीछे का एक और वजह संजय ये भी हो सकता है कि आप समझिए कि हेमंत सोरेन जब अरेस्ट हो गए 31 तारीख को, उसके बाद विधानसभा के सत्र में उन्हें एक दिन शामिल होने के लिए मौका दिया गया और जिस तरह से वो विधानसभा में भाषण दिए, सोशल मीडिया पर दूसरे दिन ट्रेंडिंग पर थे हेमंत सोरेन। पूरे देश के जितने बड़े एक्टिविस्ट थे जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं या फिर जो कोई भी हो, सभी ने ट्विटर पर हेमंत सोरेन का वो भाषण लगाया। पूरे देश में आज के डेट में हेमंत सोरेन को आदिवासी का बड़ा चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो उस हिसाब से संसद भवन में कैसे हेमंत सोरेन की एंट्री हो, अब चूंकि स्टेट में तो यहाँ कल्पना सोरेन की एंट्री हो गई है और ऐसा लग रहा है कि अब वही, जब तक हेमंत सोरेन वापस नहीं आए, वही आगे लीड करेगी। तो और एक तरफ बीजेपी जो है 400 पार का नारा दे रही है, दूसरी तरफ से लगातार लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मोदी सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। तो तैयारी तो उस हिसाब से भी हो रही है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है केंद्र में तो उसके बाद वहाँ कौन बड़ा नेता होगा और क्या कुछ बोलेगा, कैसे बोलेगा, इस रणनीति पर भी काम हो रही है। तो इस हिसाब से भी हो सकता है कि ये सोच हो कि हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाए। ठीक है सन्नी, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं पांडे जी कि अगर हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ाया जाता है, अगर हेमंत सोरेन इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि बेनिफिट्स झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा तब जबकि वो जेल में ही बंद रहेंगे? क्योंकि उनको तो विधानसभा का सत्र में भी शामिल नहीं होने दिया गया, मौका नहीं मिला, कोर्ट ने भी उनके मांग को जो है जायज़ नहीं ठहराया। तो अगर हेमंत सोरेन जेल में रहते हैं और इसका वो चुनाव भी लड़ते हैं तो कितना बेनिफिट्स हो सकता है? देखिए, जेएमएम के पास यहाँ कुल अगर मान लीजिए तो मैक्सिमम 5 सीट जाएंगे। अगर पाँचों के 5 भी जीत जाएगा तो जेएमएम का लोकसभा में कहाँ रहेगा? और जब पूरे गठबंधन दलों को मिला के सरकार बनेगी तो जेएमएम के खाते में कितना कैबिनेट मंत्री आएगा? तो ये जेएमएम को फायदा नहीं है और ये लोकसभा की लड़ाई एकदम अलग है, आप समझ लीजिए। भले ही कार्यकर्ताओं में उत्साह, तो विधानसभा चुनाव का एक रिहर्सल के तौर पे भी तो देख सकते हैं हेमंत सोरेन कि जेल में बंद रहने के दौरान कितना जो है लोगों की सहानुभूति बढ़ी है। नहीं, क्यों करेंगे हेमंत सोरेन? ऑलरेडी 19 में थे, 19 में यहाँ बीजेपी ने 12 सीटें जीती, 14 में एनडीए, और बाकी लोग एक एक पे सिमट गए। लेकिन ठीक 6 महीने के अंदर वोटिंग हुआ, क्या हुआ नतीजा? हेमंत जी के पक्ष में आया, बीजेपी चारों खाने जीत हो गई। तो हेमंत जी ये एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे? ऑलरेडी एक बार प्रूफ है कि लोकसभा और विधानसभा का अलग अलग वोटिंग पैटर्न होता है। लोकसभा में अगर हम 5 के 5 सीट भी जीत जाए, आप ये बोल रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, हार भी जाते हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है विधानसभा के चुनाव में? विधानसभा के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत जाएंगे तो भी और हार जाएंगे तो भी, क्योंकि वो दोनों का वोटिंग पैटर्न अलग होता है। लेकिन आप जान लीजिए, अगर हेमंत जी हार जाएंगे लोकसभा का चुनाव तो बीजेपी के कार्यकर्ता मोरली ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे संथाल में, और वैसा वो क्यों करेंगे? हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पॉजिटिवली ये तो फिर महागठबंधन के भी कार्यकर्ताओं के लिए होगा ना। अगर जीत जाते हैं तो फिर महागठबंधन के कार्यकर्ता ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे। नहीं, उनका आदमी भी जीत जाएगा तो उतने बूस्टअप रहेंगे। हेमंत जी हेमंत जी के हारने से बीजेपी के कार्यकर्ता बूस्टअप होंगे, हाँ, लेकिन हेमंत जी के जीतने से महागठबंधन के कार्यकर्ता बूस्टअप नहीं होंगे, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, लोकसभा में, क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा की अलग लड़ाई है। अगर मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग यहाँ 12 नहीं 13 सीट बीजेपी जीत जाए, 14 जीत जाए, फिर भी क्या कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि विधानसभा में वही परिणाम आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन अभी तो इनकी जो पूरी लड़ाई है, आप देखिए कि कई सारे लोग जो एनडीए का हिस्सा हो गए, बीजेपी का हिस्सा हो गए, हेमंत सोरेन जो ये बोलते रहे हैं, दावा करते रहे हैं जेल जाने से पहले भी, और अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जैसे जा रही हैं, सभा कर रही हैं, उनके पार्टी के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बोला जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन नहीं झुके बीजेपी के साथ, बीजेपी से मिले नहीं,
इसलिए इनको जेल जाना पड़ा है। और इनकी बातों में एक दम तो दिखता है, क्योंकि विपक्ष के वो चेहरे जिन पे भ्रष्टाचार के दाग रहे बीजेपी के साथ गए तो वो लोग अभी उनको पद मिल गया है, कोई मुख्यमंत्री बन गया है, कोई राज्यसभा का उम्मीदवार बन गया है। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ पांडे जी, एक दिन पहले बीजेपी के पेज पर जो है ग्राफिक्स, चूँकि अब सब कोई अपनी उपलब्धियां बता रहा है तो बीजेपी भी बता रही है, चुनावी मौसम है, बीजेपी ने कंपैरिजन करके जो है एक ग्राफिक्स बनाया जिसमें यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल, यूपीए के 10 साल में 2-3 चीज़ों का जिसका जिक्र है, एक जो वाटर घोटाले का जिक्र है, आदर्श घोटाले का जिक्र है। आप देखिए कि इन घोटालों का तो जिक्र है उसमें कि यूपीए के समय में इन घोटाले हुए, शारदा चिटफंड का जिक्र है, लेकिन इन सब घोटालों में जो बड़े चेहरे रहे, जो आरोपी बने, वो तो आज बीजेपी में है और बाकायदा उनको इनाम भी दिया गया। अशोक चौहान तो एक दिन पहले तक उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, दूसरा दिन बीजेपी में गए और राज्यसभा के उम्मीदवार बना दिए गए। तो इनके बातों में तो दम है, और अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि बेनिफिट्स ही होगा। देखिए, एक बात आप समझिए, लोकसभा में मोदी की टक्कर नहीं है हेमंत सोरेन से, विधानसभा में मोदी की टक्कर होगी हेमंत सोरेन से। आप इस बात को समझिए। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जो अब लड़ाई चल पड़ी है, ये लड़ाई, मोदी कमजोर होंगे तब तो हेमंत मजबूत होंगे। ये लड़ाई लोकसभा की अलग है, एक मैदान में आप लड़ लिए और दूसरा मैदान में आपको लड़ाई लड़ना है, तो दोनों लड़ाई को अलग अलग देखे। आप ये बोल रहे हैं पांडे जी कि यहाँ जो 12 सीट बीजेपी की है, एनडीए की है, बीते जो लास्ट जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ 14 में से 12 सीट है एनडीए के पास, अगर वो सीटें घट भी जाती है एनडीए की तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी को। मोदी जी को तो फर्क पड़ेगा केंद्र में, मोदी जी को फर्क पड़ेगा तो हेमंत का तो कद बढ़ेगा ना। अगर हेमंत सोरेन अगर 2 सीट 3 सीट भी जीत जाते हैं, आप देखिए ना कि 4 सीट लड़ने वाली पार्टी अगर 3 सीट या 2 सीट जीत जाए, 2 सीट भी जीतेगी तो 50% रेशियो है जीत का, 3 सीट जीत जाएगी तो 75% रेशियो रहेगा। देखिए, आप इस बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लोकसभा में 12 के 14 सीट भी जीत जाएंगे अगर यहाँ पे इंडिया अलायंस के, तो वो क्रेडिट कांग्रेस को जाएगा। यहाँ लड़ाई जेएमएम वर्सेस बीजेपी करने की है, वो विधानसभा में ही संभव होगा। आप इस बात को समझिए, क्या गेन करेंगे हम लड़के जीत के, और क्या आधार पे मानते हैं कि कांग्रेस को क्रेडिट जाएगा? यहाँ चेहरा तो महागठबंधन के हेमंत सोरेन है। अगर आप इसको बिहार से लेकर के चलिए कि बिहार में अगर महागठबंधन अगर सीट जीतता है ज़्यादा, क्योंकि पिछले दफ़ा तो 39 सीटें एनडीए के पास ही चला गया, तो अगर इस बार अगर 10 सीट 15 सीट 20 सीट 5 सीट जो भी अगर प्लस करता है महागठबंधन, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ बिहार में जो जीत होगी महागठबंधन की, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस को क्रेडिट जाएगा? लालू जी को क्रेडिट जाएगा, पर लालू जी का आरजेडी पार्टी सिर्फ रीजनल फोर्सेस नहीं है, उनका सीमित दायरा नहीं है सिर्फ बिहार, वो यूपी में भी प्रभाव डालते हैं। वैसे तो जेएमएम भी बोलेगा कि हम भाई मयूरभंज वहाँ लड़े हैं, उड़ीसा में लड़ रहे हैं, बंगाल में लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ रहे हैं, और एक नहीं देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेना। अब हटाना, आरजेडी राष्ट्रीय पार्टी थी। अरे वो बाबा कुछ समय के लिए कुछ, आप इस बात को समझिए, एकदम सिंपल समझिए। 19 में क्या हुआ? 12 सीट जीते, तो बीजेपी को बहुत फायदा हो जाना चाहिए था विधानसभा में, नहीं हुआ ना। नहीं, वो अभी विधानसभा की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर सीटें बढ़ती है महागठबंधन की झारखंड में, तो यहाँ चेहरा तो महागठबंधन का हेमंत सोरेन है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। तो सीटें बढ़ती है तो क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट हेमंत जी को ही मिलेगा, लेकिन उस क्रेडिट का लेकर क्या करेंगे हेमंत जी? मेरा सवाल ये है। उनके लिए ये ज़्यादा ये है कि हम राज्य के पॉलिटिक्स में रहें और राज्य संभाले, केंद्र के पॉलिटिक्स में रह के केंद्र नहीं संभाले। आप देख लीजिए, कई कुमान आपको समझा देता हूँ, कई आप रीजनल फोर्सेस देखेंगे, आप बगल का आप उड़ीसा राज्य देख लीजिए, वहाँ का क्या परिणाम होता है? उनके पक्ष में होता है। अगर तो भी क्या वो अपने आप को, अभी हेमंत जी का उम्र छोटा है, कम उम्र के हैं, वो अपना अगर फ्यूचर पॉलिटिक्स देखेंगे केंद्र में भी, तो भी वो वक्त है। लेकिन राज्य का जो है, राज्य के पॉलिटिक्स में उनका रहना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए क्योंकि संगठन के लिहाज से भी
पहली बार ऐसा हुआ कि पलामू प्रमंडल में तो राज्य में या केंद्र में तब मजबूत रहेंगे ना जब इनके पास सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, लोकसभा की सीट हो। अगर 4 सांसद इनके रहेंगे तो अपनी बात मजबूती से रखेंगे। आप जिस उड़ीसा का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे वहाँ उनकी बीजेडी का जो है सीटें हैं लोकसभा में, तब तो वो एनडीए से अपनी बीजेपी से हक की बात करते हैं। बीजेडी से कितने सांसदों को आप जानते हैं या कितनी बात वो उड़ीसा में उठा के, वो रिलेशन है बीजेपी वर्सेस बीजेडी का। आप इस बात को समझिए, एक किसी से काम लेकर आ जाना केंद्र में। आप जब तक नीतीश कुमार थे तो वो कहते थे ना कि सर्वाधिक स्पीड से हम लोग का राज्य विकसित हो रहा है। क्यों? क्योंकि डबल इंजन में थे। इधर हटे तो वो कहे कि हमारा मदद नहीं हो रहा है, इसलिए से हम विकसित नहीं कर रहे हैं। 7 संकल्प जो बिहार ने पूरे देश को बताया कि ये 7 संकल्प कोई राज्य सरकार लेता है और इसकी पूर्ति होती है 60:40 रेशियो में। 60% केंद्र से पैसा लेके हम 40% अपना लगा के कर लेते हैं। मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ आप जब लड़ाई लड़ते, कार्यकर्ता जब लड़ाई लड़ता है तो वो चाहता है कि मेरा नेता रहे, पर पॉलिटिक्स सिर्फ ऐसा नहीं चलता है। पॉलिटिक्स आगे का सोच के चलता है। अगर मान लीजिए वहां से वो सांसद बन भी गए तो 6 महीने के बाद फिर इस्तीफा देंगे ना। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? 6 महीना पहले मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, तीन मुख्यमंत्री। अरे पांडे जी, आप समझिए ना पूरा देश का नेचर क्या हो रहा है। आप बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री मिनिस्टर को बदल दिया, चुनाव लड़ाया, तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? हेमंत सोरेन वैसा नहीं करेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, रीजनल फोर्सेस नहीं करेंगे कि नहीं कर सकते हैं? आप दावा के साथ मत बोलिए। मैंने दावा के साथ ही कहा था ना, कांग्रेस भी मंत्रियों का चेंज नहीं करेगी। मैं कोई बातें ऐसी होती है जो बातचीत के दौरान निकलती है, हो सकता है मैं नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हेमंत जी कभी भी अभी फिलहाल वो इस तरीके का निर्णय नहीं लेंगे। हो सकता है वो कल्पना जी को लड़ा देंगे, अगर पार्टी ने खूब दबाव डाल दिया करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। और ये सवाल है, इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल सनी, अगर आप इस पे कुछ बोलना चाहें तो बोलिए, फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है उस पर बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा, और फिर इस चर्चा को इसीलिए छोड़ा गया है कि हेमंत सोरेन के नाम को जिंदा रखा जाए। जिस तरह कल्पना सोरेन जेल में उनसे मिली, उनके कंधे पर हाथ रखकर हेमंत सोरेन ने कहा, जैसा कि वो बताई कि मैं जेल में हूँ लेकिन जिंदा तो हूँ, और उस जिंदा रहने की आवाज़ कल्पना सोरेन की ज़ुबान से जनता के बीच जा रही है। तो अब ये चर्चा इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि जेएमएम का भी एक ही एजेंडा है कि हेमंत सोरेन के नाम को जेल जाने के बाद भी जिंदा रखना है। वो चाहे जैसे भी हो, चाहे वो सड़क पे उतर के हो, चाहे भू उपवास करके हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो, या फिर ऐसी चर्चाएं शुरू करके हो, कल्पना सोरेन के जरिए, या कल्पना सोरेन तो कर ही रही है, या फिर चुनावी मैदान में उतर के भी करना पड़े। तो अब जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे लोकसभा के चुनाव में, तो आप समझिए कि जिस आदिवासी सेंटीमेंट की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है कि उनके जेल जाने के बाद नाराज़गी है। गिरिडीह जैसे इलाकों में आदिवासी संगठन के लोग बैठक करके यहाँ तक बोल दिए कि वो जब तक हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं निकलेंगे हम कोई पर्व त्यौहार अपना नहीं मनाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो चप्पल जूता पहनना छोड़ दिए। ऐसी खबरें लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाने से जो है आ रही है सामने। तो ये फिर तो वो मैदान में, जब चुनावी मैदान में आएंगे तो फिर भले ही जेल में रहें, उन्हें प्रचार करने नहीं दिया जाए, सिर्फ नॉमिनेशन करने के लिए भी तो बाहर आएंगे। जब विधानसभा के सत्र में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है तो बाहर आने का ये तो एक अच्छा जरिया है ना कि आप नॉमिनेशन करने के लिए बाहर आएंगे। हो सकता है कि फिर वो डिमांड करें कि आगे फिर कभी उन्हें सामने आने का मौका दिया जाए। अगर जीत जाते हैं तो फिर आप समझिए कि अगर 100 में से आज के डेट में 60 लोग जान रहा है कि हेमंत सोरेन जेल चले गए इस वजह से, फिर जब चुनाव जीत जाएंगे तो उसमें 100 में से 100 लोग जान जाएगा ना कि हेमंत सोरेन जेल गए। और हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो बताया जा रहा है कि क्यों जेल गए, किस तरह से फंसाया गया, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों पर, तो ये मैसेज तो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा ना लोगों से। हेमंत सोरेन खुद अगर बिना प्रचार किए जीतेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उनका वैल्यू बढ़ाएगा, या उनके चुने हुए सारे आदमी जीत जाएंगे बिना इनका नॉमिनेशन किए? बस इनका एक ऑडियो क्लिप माइक पे चलेगा कि देखिए जब हमारा स्टार प्रचारक जेल में है तो भी हम सारे चुनाव जीत गए, सीट लोकसभा के जितना लड़ा, वो ज़्यादा इम्फेसिस करेगा। देखिए, दरअसल ये जो हालात है मेरे इर्द गिर्द, सनी शरद जो बोल रहे हैं और मनोज पांडे, यही हालात और यही चर्चा जो है पूरे राज्य भर में हो रही है। कोई एक पक्ष बोल रहा है कि हो सकता है कि चुनाव लड़ेंगे तो फ़ायदा हो सकता है, दूसरा बोलता है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होना है।
तो इस तरीके की जो चर्चा है जो हम तीनों कर रहे नहीं, हैं फायदा वही चर्चा हो रही है। कोई दावा नहीं है, कोई ठोस दावा नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं। और ये संकेत जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने फ़ायदे, नुकसान और इन सारे चीज़ों को मापने के लिए जो है इस तरीके की खबरों को प्लांट भी कराती है। क्योंकि एक खबरें जब निकलती है तो लोग देखते हैं, चर्चा होती है और उसके बाद पता चलता है कि आखिर इसका भविष्य क्या है, क्या ये फैसला लेने पे इस पे सफलता मिलेगी, क्या सफलता मिलेगी। तो हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है एक तरीके से वो टेस्टिंग मोड में हो इस मुद्दे को लेकर के कि क्या हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ाना चाहिए या नहीं लड़ाना चाहिए। तो बहरहाल इसका कोई ठोस जवाब तो नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं। इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक कि महागठबंधन के तरफ से 14 सीट पे अपना उम्मीदवार नहीं घोषणा कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल इसी में से एक है कि पांडे जी, हेमंत सोरेन के मुद्दे को अगर अभी हम लोग यहीं पे छोड़ भी दें तो क्यों देरी हो रही है? महागठबंधन अब तक क्यों नहीं ऐलान कर पा रहा है? ना सीटों को लेकर के कोई ठोस ऐलान है, एक कोडरमा को लेकर के सिर्फ जानकारी है जो ठोस जानकारी है, हालांकि उसकी भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि वहाँ से माले पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। देरी होने की क्या वजह है? क्या इनके बीच में अब तक बातचीत फाइनल नहीं हो पाया है? नहीं, 2-3 टर्म का बात हो गया है। और इस बार जब मुख्यमंत्री सुदीप सोनू, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे ये तमाम लोग दिल्ली जाएंगे तो यकीनन मानिए हो सकता है उसी दिन वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या यहाँ ज्वाइंट में। सिर्फ 3 सीट को लेकर लफड़ा है। वो है चतरा 1, चाईबासा 2 और लोहरदग्गा 3। जेएमएम का ये मानना है कि चाईबासा में चूंकि गीता कोड़ा चली गई हैं और कांग्रेस पूरा वहां गीता कोड़ा के ही भरोसे थी, इसलिए विधायकों की संख्या कम रही। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास अब उम्मीदवार नहीं है जिताऊ, हमारे पास उम्मीदवार हैं, हमारे पास एक लंबी फेहरिस्त है। आप दीपक बिरवा देख लीजिए, जोबा मांझी देख लीजिए, और भी सुखराम ओरांव देख लीजिए, बहुत सारे उनके पास कैंडिडेट है जो वहाँ से जिताऊ हैं वो जेएमएम। तो जेएमएम का कहना है या तो सुखराम ओरांव और जोबा मांझी के नाम पे मैंने बातचीत की थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेताओं से, उसमें बाकायदा बोला गया कि नहीं, कोई हो समुदाय से ही जो आएंगे उनको ही टिकट उधर हाँ। मिलेगा। तो अब कांग्रेस के पास हो से सिर्फ प्रदीप बलमुचू है। प्रदीप बलमुचू को वो कह रहे हैं कि हो से आते हैं और वहाँ से हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं और जेएमएम मदद कर देगी। तो अब यहाँ पे क्या है, लोहरदग्गा में आपको पता है कि जो चमरा लिंडा है वो पिछले कई महीनों से लगातार लोकसभा के परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब हर क्षेत्रों में जा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमको तो ऑलरेडी कहा गया था कि आपको लोहरदग्गा लड़ना है, तो ये सीट हमको दे देना चाहिए कांग्रेस को। तो यही 2 चीज़ फंसी है। अब 2 में से 1 सीट जेएमएम को जाएगा और उसके लिए मेंटली तौर पे कांग्रेस भी तैयार है। लोहरदगा को लेकर के जो उम्मीदवार रहे हैं, सुखदेव भगत प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के झारखंड में, वो ये दावा कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने बाकायदा कोई मीडिया में सामने आकर के ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो उम्मीदवार बनेंगे और कांग्रेस पार्टी लोहरदगा में चुनाव लड़ेगी। तो अगर लोहरदगा को कांग्रेस के खाते में अगर जोड़ भी लिया जाए तो ये जो चाईबासा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता है, जमशेदपुर पहले से है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, तो क्या पूरा कोल्हान से कांग्रेस अपने आप को बाहर कर लेगी? बस यही वजह है, इसी कारण से पेच फंसा हुआ है कि चाईबासा अगर हम छोड़ देंगे, जमशेदपुर में डॉक्टर अजय को चुनाव लड़ना नहीं है, उनके पास एकमात्र उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय। तो अब उनको प्रभारी बना के, चूंकि पहले ही राहुल जी ने ये क्लियर कर दिया था कि जिन जिन लोगों को प्रभारी बनाया जा रहा है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात को दिमाग में रखेंगे ताकि आप 100% अपना दीजिए। ये जिसको पता हो कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो वो प्रचार बढ़िया से करेगा, तो वो क्लियर कर दिया था। अब जमशेदपुर तो इनकी मजबूरी है कि भैया आप ही रखिए। अब कोल्हान में चूंकि इनकी विधायकों की भी संख्या ना मात्र है, अब सांसद भी चला जाए, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा प्रेफर करेगी कांग्रेस की चाईबासा सीट ले ले, और अगर ऐसी मजबूरी आ गई नेक्स्ट टू कि भाई, तब वो लोहरदगा छोड़ सकती है। अब वहाँ पे आरजेडी ने एक पेच फंसा के रखा है। आरजेडी कह रही है कि चतरा और पलामू दोनों चाहिए। सत्यानंद भोक्ता व्यक्तिगत तौर पे हर जगह ये कहते चल रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, पार्टी लालू जी ने हमको आदेश दिया है, तुम जाओ तैयारी करो, और हम पिछले कई महीनों से तय कर रहे हैं। नहीं, आरजेडी का तो ये रहा है, पिछले बार 2019 के चुनाव में भी एक सीट जब मिला था पलामू, सिर्फ आरजेडी के खाते में गया था।
तो चतरा में बाकायदा फ्रेंडली फाइट के नाम पर जो है महागठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद आरजेडी ने अपना हाँ, प्रत्याशी लेकिन इस बार कोई फ्रेंडली फाइट के चक्कर में नहीं है। ये लोग चाह रहा है कि जिसको मिले ठोस आदमी को मिले, तो सत्यानंद भोक्ता उस पे हैं। अब आरजेडी पहले से ही दावा कर रहा है कि पलामू तो हमारा ही है, इसमें कहाँ किसी को शक होना चाहिए, हमारे पास उम्मीदवार है, हम घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब वहाँ फंसा हुआ है कि पलामू किसको जाए और चतरा किसको जाए। रहा बात कोडरमा का, तो ये चीज़ें अब तक क्यों नहीं पूरी कर ली गई, इन पे सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? ठीक है, जो भी विवाद है, आम लोग जो खबरों पे ध्यान रखते हैं पॉलिटिकल मामलों पे, वो तो ये देख रहे हैं कि झारखंड मुक्त एनडीए ने ज़्यादातर सीटों पे अपना उम्मीदवार तक दे दिया है, और अलायंस जो है इंडिया अलायंस, उसका अब तक ना सीट तय हो पाया है और ना उम्मीदवार तय हो पाया है। तो ऐसे भी कह सकते हैं जो देर आएगा दुरुस्त आएगा। दूसरे पार्टी का भी तो कैंडिडेट 2 बाकी है। एक का अगर मान लिया कि गिरिडीह डिक्लेयर्ड भी है, तो 2 बाकी है। लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे एक चर्चा ये भी है कि अगर अगड़ी जाति का कैंडिडेट जाएगा धनबाद में बीजेपी के तरफ से, तो पहला प्रेफरेंस बनना गुप्ता बनेंगे कांग्रेस की ओर से, कि वो वहाँ धनबाद में प्रभारी भी रह चुके हैं और अभी हाल फिलहाल इस्तीफा दिया। वो अगर अगड़ी इंडिया अलायंस ओबीसी समुदाय से फिर देगा, ठीक है। तो अब उसमें एक पेच है, अगर धनबाद ऐसे मिलता है, सब चीज़ नॉर्मल रहता है, तो ददई दुबे वहाँ पे दावा ठोक रहे हैं कि हम ही को मिलना चाहिए, हम ही एक उम्मीदवार हैं। पार्टी का एक अंदर का अपना ये आकलन है कि हम वहाँ पे जो झरिया की विधायक है पूर्णिमा जी, उनको लड़ाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा। लेकिन पूर्णिमा जी साफ इनकार कर रही हैं। पर इनकार कैसे कर रही हैं? हल्के मन से। क्यों? क्योंकि वो भी कैंडिडेट अगला कौन है, मान लीजिए सरोज सिंह आ गए कैंडिडेट, तो पूर्णिमा जी स्वतः पता चलेगा आपको, वहीं से वो देवघर गई और देवघर से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली के। सरोज सिंह को आप कम आंक रहे हैं। नहीं, वो पूर्णिमा जी का आकलन है। नहीं, तो ये है सनी, आपको क्या लगता है कि ये जो देरी हो रही है इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में, या फिर सीटों का जो फार्मूला है वो स्पष्ट होने में, क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है तब, जबकि बीजेपी ने पहले ही अपने उम्मीदवार दे दिए हैं, वो लोग अपने हिसाब से कैंपेनिंग भी करना शुरू कर दिए हैं अंदर अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो है कि ऐलान होने में देरी हो रही है, जो दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है ठीक से, उसे बैठाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से बीजेपी ने घोषणा किया अपने उम्मीदवारों के नाम की, वो 11 सीट का किया है और 3 का फंसा के रखा है। तो ये लोग इसलिए अभी, चूँकि अलायंस तो लगभग हो ही गया है, अब सिर्फ घोषणा करना है कि कितने सीटों पर लड़ना है। अब चूँकि कैंडिडेट के नाम की घोषणा में थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि उधर से पूरा घोषणा हुआ नहीं है। अब उधर से इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि आप देखिए कि हम ही पूर्णिमा नीरज सिंह से बातचीत जब किए थे, तो उनसे जब मैंने पूछा कि आप हैं ना, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हैं, आगे का नहीं पता। तो इसका मतलब बहुत कुछ था, और ये मतलब के सवाल और जवाब दोनों तरफ से तलाशने की कोशिश की जा रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि इन सीटों पर और इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा में देरी हो रही है। आप देखिए कि कल ईडी की छापेमारी हुई अंबा प्रसाद के घर पर, और रात के 12 बजे 1 बजे के आसपास ईडी के अधिकारी निकले, और उसके बाद वो मीडिया में आकर बोल रही हैं, आज अभी भी आप इंटरव्यू भी करके आए हैं, वो बोल रही हैं कि हमको ऑफ़र था कि आप हजारीबाग या फिर चतरा से दबाव था कि चुनाव लड़ने का। आप देखिए कि हजारीबाग भी सेफ सीट है, बीजेपी मान के चलती है, चतरा भी सेफ सीट मान के चलती है। तो अब सवाल है कि अंबा प्रसाद को कौन ऑफ़र दिया। यही वजह है कि अभी आदित्य साहू जो राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा भी। तो लेकिन ये चर्चा तो थी, ऐसा नहीं है कि अंबा प्रसाद भी कोई नई बात बोल रही है। ये चर्चा तो थी कि धनबाद, हजारीबाग सहित कई जगहों पर बीजेपी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, नेता हैं, उन्हें अपने खेमे में लाने की कैसे कोशिश कर रही थी, वैसे ही सीट पर जिस पर बीजेपी आराम से जीत सकती है। आप समझिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे भारी अंतराल से कोई चुनाव अगर लोकसभा सीट 14 में से जीता तो वो धनबाद का था। तो आप समझिए कि धनबाद से इतने भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले सीट पर अगर कैंडिडेट के नाम की घोषणा में इतनी देरी हो रही है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो ये तो सोचना होगा, इस पर जब विश्लेषण होगा तो बहुत बातें निकल कर सामने आएगी। इधर भी चर्चा ये है कि मतलब नीतीश कुमार चूँकि आ गए हैं वापसी, तो हालांकि उन्होंने हल्का बात नहीं किया, जो परसों रात में बात हुई, ना ही वो उन्होंने जेपी नड्डा को इस बात को कहा
और ना ही मतलब प्रधानमंत्री को या अमित शाह को, लेकिन उनकी एक इच्छा ये भी है कि अगर इधर से मिल जाए एक सीट, जैसे बिहार का अब तो क्लियर हो गया 17-16 पे जदयू का दावा कर रही है, तो उसमें वो सरयू राय को फिट करना चाह रहे हैं। ठीक है कि अगर मान लीजिए सरयू राय को डायरेक्ट अगर भी सरयू राय एनडीए के लिए फिट होंगे कि नहीं होंगे ये भी तो सवाल है, और जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी तो इन सारी चीज़ों पे देख सरयू राय तो दावे के साथ कहते हैं कि बीजेपी में जो वर्तमान लोग हैं उससे खाटी भाजपा हम हैं। वो तो कहते हैं उनको जिस नाम की आपत्ति थी वो नाम था रघुवर जी का, उसके अलावा वो तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कहे हर तरह से वो बीजेपी के ही थे, और बीजेपी के ही मतलब अभी वोटिंग का नौबत नहीं आया। राज्यसभा में पिछले बार आया था दीपक प्रकाश, उन्होंने वोट किया था। और हमेशा आप देखते हैं तटस्थ रह जाना भी मदद ही होता है एक तरीके से। आप जान लीजिए वोटिंग के दिन जिस दिन सरकार अपना बहुमत, तो वो तटस्थ रह गए, ना हम है ना नाम है, तो इसको क्या माने। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन बीजेपी अब इस माइंड फ्रेम में है कि दो में से किसको कहाँ देना है। और यकीन मानिए कि मुझ तक जो जानकारी है कि मैक्सिमम 16 तारीख तक झारखंड का जो इंडिया अलायंस है इनके उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए आप लोग, हम लोग भी वही कर रहे हैं, और यही वजह है कि ठोस तरीके से कुछ भी ये तय नहीं कर दे रहे हैं, ये आप तक लेकर के नहीं आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर गठबंधन में इन सीटों पे फैसला हो गया है। जब तक कि पार्टियां अपने तरीके से घोषणा न कर दे तब तक हम लोग कुछ भी बोल दें ठोस तरीके से, वो सही नहीं होगा। यही वजह है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने के पीछे की भी वजह भी यही है कि पूरे राज्य में ये चर्चा हो रही है। कई सारे लोग फ़ोन कॉल्स करके, व्हाट्सअप करके ये पूछना चाह रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या वाकई में हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप भी इंतज़ार कीजिए, इस सवाल का जवाब 2 से 3 दिनों के अंदर जो है आपको भी मिल जाएगा और हम तक भी पहुंच जाएगा। आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।